हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथवे यूपीएससी। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है डेमोक्रेसी के बारे में। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए और डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर में बढ़ते हैं। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने ये चीज़ कहीं ना कहीं तो सुनी होगी दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर हम डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब है रूल। तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया रूल बाय द पीपल। तो अगर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखें तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों हैं? क्योंकि सिटीजन्स ने उन्हें वोट दे के इलेक्ट किया है। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या किसी कंट्री में सिर्फ रूलर इलेक्टेड है तो हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी कहेगी। इसीलिए हम डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन फीचर्स पढ़ेंगे जो हर कंट्री फॉलो करेगी, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होना चाहिए, जो हमने कुछ देर पहले देखा। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जिनको पीपल ने इलेक्ट किया है सिर्फ वही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है कि 1999 में पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल था उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दी और वो खुद रूल करने लगा। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, क्योंकि अब जो रूल कर रहा है वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है। तो सबसे पहला फीचर होता है डेमोक्रेसी का दैट द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड। दूसरा फीचर होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट ऑफर रियल चॉइसेस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग एग्जिस्टिंग रूलर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्शंस हमेशा फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अपोजिशन के पास भी उतना ही चांस होना चाहिए जीतने का जितना चांस रूलर के पास हारने का होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं कि चाइना में रियल चॉइस नहीं है लोगों के पास। चाइना में भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं जिन्हें वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव किया हो। तो देखा जाए तो सारे कैंडिडेट्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं। तो पीपल के पास अल्टरनेटिव नहीं होता कि वो किसी दूसरी पार्टी को वोट कर सके। सिमिलर केस हुआ था मैक्सिको की पीआरआई पार्टी के साथ। ये 2000 तक इलेक्शन में धांधली कर करके सिर्फ यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो हर इलेक्शन जीत रही थी। तो इसे हम कहेंगे अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो क्या हम कहेंगे कि मैक्सिको में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ईच सिटीजन हैव वन वोट विथ इक्वल वैल्यू। तो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसके पास सिर्फ एक ही वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो वुमेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन होती है। अब जब 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट नहीं है तो क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलर केस है इस्तोनिया के साथ। इस्तोनिया एक कंट्री है यूरोप में। इस पे रशियन माइनॉरिटी के पास इवन सिटीजनशिप ही नहीं होती। तो जब सिटीजनशिप नहीं होगी तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होंगे, और जब वोटिंग राइट्स नहीं होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा ही एक पैसिफिक में एक कंट्री है फिजी। यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं, एक है इंडिजिनस फिजी और दूसरे हैं इंडियन फिजी। नाउ जो वहाँ के इंडिजिनस फिजी हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब एक इंडिजिनस फिजी का वोट और एक इंडियन फिजी का वोट इक्वल नहीं होता। तो हम क्या कहें? तो क्या हम इसे कहेंगे कि फिजी में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी होने के लिए सबके पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। नाउ फोर्थ फीचर देखते हैं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट ऑपरेट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह के काम करना होगा। इस पे भी एक एग्जाम्पल है कि जिम्बाब्वे के अंदर एक मुगाबे नाम का लीडर था। तो
मुगाबे ने क्या किया कि अपनी पावर्स बढ़ा ली इलेक्शन होने के बाद, और ये अपोजिशन को हैरेस करता था, प्रोटेस्ट को बैन करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर देता था, जुडिशरी के ऑर्डर्स नहीं मानता था। तो हम इसे कहेंगे कि जिम्बाब्वे वॉज नॉट फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। तो जब ये रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर फॉलो नहीं कर रहा, और हम इसे फिर डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। यही चीज यहाँ लिखी है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट सिर्फ फेयर इलेक्शन करवा दे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना होगा बेसिक राइट्स, मेंटेन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स। चीज देखने के बाद अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। बाद हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो डिसएडवांटेज है वो है इंस्टेबिलिटी। क्यों इंस्टेबिलिटी? क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं लीडरशिप में। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक टर्म होता है 5 साल का। नाउ 5 साल तक कुछ और पॉलिसी हुई, उसके बाद कोई और इलेक्ट होके आ गया, उसने कोई नई पॉलिसी बनाई, तो इससे इंस्टेबिलिटी रहती है पॉलिसी में। सपोज बाहर से किसी को इन्वेस्ट करना है इंडिया पे, नाउ 5 साल तक टैक्स सपोज करो 20% है, नेक्स्ट इलेक्शन में कोई और जीत गया तो टैक्स 15% हो गया, फिर उसके 5 साल बाद कोई और जीत गया तो 25% टैक्स हो गया। इससे इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिसी में, तो लोग अवॉइड करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्वेस्ट करना। नाउ दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मॉरल कॉम्प्रोमाइज। मॉरल कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं वो ये देख के डिसीजन नहीं लेते कि इनकी कंट्री के लिए क्या सही है क्या गलत है, बल्कि ये देख के डिसीजन लेते हैं कि उन्हें किससे ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। नाउ तीसरा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का वो है इनएफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज सरकार को कोई डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट को हर एक स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना होगा, पार्लियामेंट में डिबेट्स करनी होगी। इससे होता ये है कि डिलेज होते हैं डिसीजन मेकिंग में। नाउ चौथा बड़ा डिसएडवांटेज है पुअर डिसीजन क्वालिटी। क्या मतलब है इसका? पुअर डिसीजन क्वालिटी मतलब ये होता है कि सपोज हर एक इलेक्टेड लीडर नहीं समझ सकता कि सिटीजन का इंटरेस्ट क्या है। हर पॉलिटिकल लीडर पढ़ा लिखा भी नहीं होता, जिससे क्या होता क्या है, इससे सब ऑप्टिमल डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का, वो है करप्शन। नाउ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो करते क्या है, वो बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं और इलेक्ट होने के बाद उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे करप्शन होता है। लास्ट डिसएडवांटेज है अनइन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट। का मतलब हुआ ऑर्डिनरी सिटीजन लैक नॉलेज टू मेक साउंड पॉलिटिकल डिसीजंस। मतलब सपोज एक पुअर है, उसके लिए तो राशन ही सबसे बड़ी चीज होगी। तो कोई अगर पॉलिटिकल लीडर आके बोले कि हम तुम्हें फ्री में राशन देंगे तो वो उनको वोट देने लगेंगे। ऐसे ही कोई लीडर आके बोलेगा कि हम तुम्हारे रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो लोग उनको वोट देने लगेंगे। तो इसका यही मतलब है कि जो इलेक्टोरेट है वो अनइन्फॉर्म्ड है कि कौन सा लीडर असली में डेवलपमेंट करेगा। नाउ इतने सारे डिसएडवांटेज गिना दिए तो आपको लग रहा होगा कि ये तो डेमोक्रेसी तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन द रियल क्वेश्चन इज वेदर डेमोक्रेसी डिस्पाइट इट्स फ्लॉज इज बेटर देन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल टू अस। क्या डेमोक्रेसी में इतने फ्लॉज होने के बाद भी ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो देखते हैं हम कुछ आर्गुमेंट्स जो फॉर में है डेमोक्रेसी के। पहला एडवांटेज होता है डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम पॉलिटिकल लीडर्स के आगे रख सकते। सपोज अगर हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि हमें जॉब्स चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स लेगी, क्योंकि उसे पता है कि 5 साल बाद ये फिर से वोट करके मुझे हटा सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव होती है। दूसरा होता है कंसल्टेशन। नाउ एक कंट्री में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, एक डिसीजन जो सरकार ले रही है उससे कुछ पर्टिकुलर लोगों का नुकसान भी हो सकता है। डेमोक्रेसी में उन स्टेक होल्डर्स के पास एक मौका होता है कि वो गवर्नमेंट को अपनी दिक्कतें बता सके। सपोज गवर्नमेंट ने एक डैम बनाया, नाउ डैम बनाएगी गवर्नमेंट तो पानी रोकेगी, और पानी अगर रुकेगा तो आसपास के विलेजेस उस पे डूब सकते हैं। तो अगर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो विलेजेस के लोग सरकार को अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, और सरकार सबका कंसल्टेशन करने के बाद डिसीजन लेगी कि वहां डैम बनाना है या नहीं। तीसरा बेनिफिट है पीसफुल रिजोल्यूशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब गवर्नमेंट सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न सुनती है तो इशू पीसफुली रिजॉल्व हो सकता है, वरना अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे चाइना में बड़े बड़े रिवोल्यूशंस हो जाते हैं। ना चौथा बेनिफिट है सिटीजन डिग्निटी। डेमोक्रेसी में सिर्फ आप एक सिटीजन नहीं हो, आपके पास एक वोट है, उस वोट की एक वैल्यू है, और आप सरकार बना भी सकते हो और सरकार को गिरा भी सकते हो। तो आपकी एक डिग्निटी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। पांचवा बेनिफिट है सेल्फ करेक्शन।
करेक्शन। सपोज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, जैसा गवर्नमेंट ने फार्म लॉज बनाया। अब फार्म लॉज लाने के बाद फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को लगा शायद ये फार्म लॉज सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने सेल्फ करेक्शन करते हुए उसे वापस ले लिया, क्योंकि सिटीजन उनको अगले इलेक्शन पे हरा सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी के फ्लॉज तो है ही, लेकिन फ्लॉज के साथ साथ डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, और ये फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। तो एक केस स्टडी देखते हैं फेमाइन के ऊपर। नाउ 1958 और 1961 में चाइना में एक फेमाइन आया जिसपे 3 करोड़ लोग की डेथ हो गई, लेकिन इंडिया पे उसी टाइम पे फेमाइन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वाज मोर रिस्पॉन्सिव टू फूड सिक्योरिटी। नाउ चाइना में क्या हुआ कि फूड स्कार्सिटी होने के बाद भी वहां के लीडर्स ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए, क्योंकि वहां अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे पीपल के नीड को लेके। लेकिन इंडिया में जैसे ही कहीं फूड इनसिक्योरिटी फील होती, गवर्नमेंट तुरंत वहां एक्शन लेती, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लोबल एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल वैसे मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पहला एग्जाम्पल पाकिस्तान को लेके है, जब वहाँ की मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान अनडेमोक्रेटिक हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि चाइना में कैंडिडेट्स एक ही पार्टी के होते हैं और लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो ये भी चाइना को अनडेमोक्रेटिक बनाता है। तीसरा मैंने आपको मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया था, कैसे वहाँ PRI पार्टी इलेक्शन को मैनिपुलेट करती थी, जिसकी वजह से वो 2000 तक लगातार इलेक्शंस जीत रही थी। इसकी वजह से ये भी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। चौथा एग्जाम्पल मैंने आपको जिम्बाब्वे के लीडर मुगाबे के बारे में बताया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और पावर को बहुत अब्यूज़ किया। इसकी वजह से ये भी अनडेमोक्रेटिक हो गई। लेकिन हाँ, ये सारी कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक की तरह अपीयर तो करती हैं, लेकिन ये वायलेट करती हैं कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग मेथड है? क्या हम सिर्फ रूलर को इलेक्ट कर देने से कंट्री डेमोक्रेसी बन जाती है? ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी एक सोच है। कैसी सोच है? कि एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हंगर नहीं होगा, लोग भूखे नहीं सोएंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा एंड रिसोर्स होगा। नो कंट्री फुल्ली अचीव्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स। एक कंट्री के डेमोक्रेटिक बोल देने से वो डेमोक्रेसी नहीं बन जाती। अगर वहाँ एक भी इंसान हंगरी सो रहा है तो हम उसे फुल्ली डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। नाउ इसके अलावा हमने ये चीज़ तो देखा ही है कि डेमोक्रेसी एक डिसीजन मेकिंग मेथड है। डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होता है ऑल अफेक्टेड बाय दोज डिसीजन। मतलब डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन 10 स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रहा है तो उन 10 के 10 स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं लोग। नाउ इसके अलावा फैमिली में भी डेमोक्रेसी होती है। अगर हम कह रहे हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक फैमिली, मतलब घर के डिसीजंस कोई एक नहीं लेता है। जैसे आपके घर के डिसीजंस आपके पापा लेते होंगे। अगर आपके पापा आपकी मम्मी की भी ओपिनियन, आपका भी ओपिनियन मांगते हैं तो यू आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली। इसके अलावा एजुकेशन सेटिंग्स में भी डेमोक्रेसी होती है। अगर आपके टीचर आपको पढ़ाते हुए आपका भी ओपिनियन मांग रहा है तो वो एक डेमोक्रेटिक टीचर हुआ। ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में भी डेमोक्रेसी होती है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस के इंटरनली भी इलेक्शन होते हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इसके अलावा कम्युनिटी में भी ये देखा जाता है, जैसे ग्राम सभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी डेमोक्रेसी होती है। लोग वोट करते हैं अपने सरपंच के लिए। इसीलिए डेमोक्रेसी को हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से ऊपर उठ के डेमोक्रेसी एज अ आइडिया भी देखना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, लेकिन हम तो रूल करते नहीं हैं, मोदी जी रूल कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन कुछ गड़बड़ नहीं है? तो गड़बड़ी डेफिनेशन में नहीं है, हमने अभी डेमोक्रेसी के टाइप्स नहीं पढ़े। डेमोक्रेसी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जो रूलर होता है वो एक एक सिटीजन का पॉइंट ऑफ व्यू जानता है डिसीजन लेने से पहले। नाउ रूलर एक छोटी कंट्री या छोटे इंस्टीट्यूशन में एक एक सिटीजन का ओपिनियन ले सकता है, लेकिन इंडिया 140 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, यहाँ एक एक सिटीजन का तो ओपिनियन ले नहीं सकती गवर्नमेंट। इसीलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देखा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी कंट्रीज में जैसे स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। इवन इंडिया में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि गांव के सारे लोग उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। लेकिन इंडिया में फॉलो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर चुनता है। ऐसे ही पूरे इंडिया में जब बहुत सारे लीडर सिलेक्ट होते हैं, वो लीडर अपना एक लीडर चुनते हैं और वो हमें रूल करता है। एक एग्जांपल देके समझाऊं, लोकसभा के इलेक्शन में सिटीजन्स अपना एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं अपना, है ना, और वो सारे एमपीज मिलके पीएम चुनते हैं। तो हमने पीएम चुना, लेकिन हमने इनडायरेक्टली चुना, एमपी के थ्रू चुना। इसे ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। नाउ इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में क्यों होता है, आपको बताया, स्केल लिमिटेशन। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व टू मेनी पीपल टू फिजिकली गैदर एंड मेक कलेक्टिव डिसीजन। अब इतने लोग एक साथ मिलकर डिसीजन तो ले नहीं सकते, इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रूलर्स चुनते हैं। तो पहला तो हो गया ड्यू टू स्केल। दूसरा हो गया प्रैक्टिकल कांस्टेंट। सिटीजन के पास इतना टाइम नहीं होता और इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें, और जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस पर बहुत डीप में जाके हमें लॉ बनाना पड़ता है, जिसकी समझ एक सिटीजन को नहीं होती है। इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और लास्ट पे ऐसा तो है नहीं सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिटीजन अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे, तो हम इनडायरेक्टली पार्ट तो ले ही रहे हैं गवर्नमेंट में। तो कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन। नाउ बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली डेमोक्रेसी के बारे में। अब एक शॉर्ट में देखते हैं कि कैसे एक डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेटिक कंट्री को हम डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। अगर उस कंट्री में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं विथ रियल चॉइसेस होनी चाहिए सिटीजन्स के पास, तो उसे हम कहेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया। लेकिन अगर वही कंट्री में रिग्ड इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन है ही नहीं, सिटीजन के पास चॉइस ही नहीं है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दे सकता है, तो उसे हम कहेंगे अनडेमोक्रेटिक इंडिकेटर, जैसे चाइना। दूसरी चीज सिटीजन राइट। क्या उस कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है? क्या हर एक इंसान के पास एक वोट है और उस वोट की वैल्यू इक्वल है? अगर है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों का नाम हटा दिया जाता है वोटर लिस्ट से ड्यू टू देयर रिलीजन, एथनिसिटी और जेंडर, तो उसे हम अनडेमोक्रेटिक कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थे उनके पास वोटिंग राइट ही नहीं था, तो हम उसे अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे। तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर किसके पास होनी चाहिए? पावर हमेशा इलेक्टेड ऑफिशियल के पास होनी चाहिए। अगर फाइनल पावर किसी मिलिट्री रूलर, रिलीजियस लीडर और किसी और के पास है तो हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। जैसे म्यांमार। अब म्यांमार के साथ क्या हुआ है? म्यांमार में जो उनकी आर्मी है उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद रूल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि पावर इलेक्टेड ऑफिशियल के पास नहीं है, पावर है मिलिट्री के पास। चौथी चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। गवर्नमेंट को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के वर्क करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर्स की कुछ पावर्स होती हैं। अब कोई रूलर आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, तो उसे हम अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, जैसा हमने एग्जांपल देखा था जिम्बाब्वे का। पांचवा देखते हैं मीडिया फ्रीडम। नाउ अगर उस कंट्री की इंडिपेंडेंट प्रेस है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, तो हम उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे। गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए मीडिया को, ना ही सेंसरशिप करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रही है तो वो अनडेमोक्रेटिक होगा। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट प्रेस एक्ट लेके आती थी और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाती थी, तो वो अनडेमोक्रेटिक होती थी। लास्ट में है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ना कोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में है, इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों की पावर डिफाइंड है और तीनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, कोई एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। लेकिन अगर कोर्ट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एक ये अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। तो आई होप आपको डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।